नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आपने कई फिल्मों के सीक्वल देखे होंगे। पार्ट 1 देखा होगा, पार्ट 2 देखा होगा, पार्ट 3, 4 और भी कई पार्ट देखे होंगे। और कई बार ऐसे पार्ट हिट भी हुए हैं तो कुछ पूरी तरह से पिटे भी हैं। 2016 में यूपी में यदुवंशियों की महाभारत का पार्ट 1 देखने को मिला था, जो काफी दिलचस्प था। अब उसका दूसरा पार्ट आ चुका है और इसके हीरो हैं शिवपाल यादव। पर इस दूसरे पार्ट में अगर सबसे बड़े धर्म संकट में कोई है, दुविधा में कोई है, तो वो है नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव, जिनको उनके भाई शिवपाल ने समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाने के बाद अल्टीमेटम दे दिया है, वो भी 2 दिन का, कि 2 दिन में आप ये तय कीजिए कि आप किस ओर जाएंगे, किसका साथ देंगे, भाई का या बेटे का। अब दुविधा यह है कि अगर नेताजी अखिलेश के समर्थन में जाते हैं तो शिवपाल परिवार की डोर से मुक्त हो जाएंगे और खुलकर निर्णय लेने के लिए आजाद होंगे। वहीं अगर बेटे का साथ नहीं देंगे तो सपा कमजोर पड़ जाएगी और विरोधियों के हाथ अखिलेश को घेरने का नया हथियार मिल जाएगा। अखिलेश बाबू क्या सोच रहे हैं और इस पार्ट में अब और क्या कुछ देखने को मिलेगा, जानने की कोशिश करेंगे लोकतंत्र में। उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। सियासी तापमान की तपिश में मुलायम परिवार फिर जल रहा है। मुलायम परिवार में बगावत पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। शिवपाल ने अखिलेश के खिलाफ आर पार की लड़ाई तेज कर दी है। 2 दिन पहले शिवपाल ने सेक्युलर मोर्चा बनाया था और अब उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शिवपाल का दावा है कि उनके मोर्चे में छोटे छोटे दल शामिल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या जिद पर अड़े अखिलेश नुकसान उठाएंगे या फिर चाचा के आगे झुक जाएंगे। मिशन 2019 से पहले मुलायम परिवार में बगावत पार्ट 2 शुरू हो गया है। एक बार फिर चुनाव से पहले यादव परिवार में सियासी बवंडर शुरू हो गया है। चाचा भतीजे में फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। फिर वर्चस्व की लड़ाई में चाचा भतीजे के बीच मुलायम पिस रहे हैं। इस बार भी परिवार के 2 सदस्यों के बीच कुर्सी की लड़ाई का खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। यदुवंशियों के बीच युद्ध हो रहा है तो सियासी नफा नुकसान का हिसाब भी लगाया जा रहा है। लेकिन शिवपाल के सख्त तेवर से लगता है कि शिवपाल इस बार माफ नहीं करेंगे। शिवपाल ने इस बार नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को भी अल्टीमेटम देते हुए कह दिया है कि या तो वो मेरे साथ आए या अखिलेश के साथ रहें। 2 दिन में बताएं कि वो किसके साथ रहेंगे। शिवपाल ने ये भी कह दिया कि सेक्युलर मोर्चा लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। हमारा केवल एक ही मकसद है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का, और उत्तर प्रदेश की हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का 80 पर मैंने चुनाव लड़ना। शिवपाल एसपी में उपेक्षित नेताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश युवा के दिलों में राज करते हैं तो मुलायम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एसपी की नींव रखने वाले शिवपाल की पुराने समाजवादियों के बीच अच्छी पकड़ है। अगर शिवपाल एसपी में उपेक्षित नेताओं और छोटे दलों को एक मंच पर लाने में कामयाब हो गए तो अखिलेश के लिए आगे की राह कांटों भरी होगी। लोकतंत्र में सभी को चुनाव में जाने का हक है, सबको अपनी पार्टी बनाने का और जनता के बीच जाने का हक है, और उस संबंध में तो वो बेहतर बता सकते हैं। हम लोग तो स्वयं अपने चुनाव मैदान में रहेंगे। लोकतंत्र में सभी को यह अधिकार है कि वो कोई संगठन बनावे, राजनीति करे, पार्टी बनावे, चुनाव लड़े। तो अगर शिवपाल जी ने मोर्चा बनाया है, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को यह अधिकार है। शिवपाल का दावा है कि उनके मोर्चे में कई छोटे दल शामिल होंगे। शिवपाल की नजर निषाद पार्टी, पीस पार्टी, अपना दल सोनेलाल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन उलेमा काउंसिल पर है। इनमें से कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका झुकाव एसपी, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ रहा है। इसके अलावा भी कई पार्टियां हैं जिस पर शिवपाल की नजर है। देखिए, शिवपाल जी एक बड़े पुराने नेता हैं, मजे हुए नेता हैं, उस पार्टी को खड़ा करने में बड़ा योगदान है। तो कोई बात अगर वो कह रहे हैं तो हमको लगता है उसे गंभीरता से लेना चाहिए। किसी तरह से कोई डिक्टेटरशिप नहीं होगा, किसी तरह का कोई जातिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, है ना, किसी तरह का व्यक्तिवाद नहीं, ये साझा व्यवस्था पर होगा। हमें शिवपाल सिंह के किसी भी मोर्चे
और उनके मुलायम सिंह के घर परिवार वालों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर छोटे दल एक फ्रंट पर आएंगे तो बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की तैयारी में जुटे सभी दलों को झटका जरूर लगेगा। शिवपाल भले ही ज्यादा कामयाब ना हो, लेकिन अखिलेश का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि बगावत पार्ट 2 का विजेता कौन होगा। शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई वाले सेकुलर मोर्चा के ऐलान के साथ ही छोटे छोटे दलों की लामबंदी की कोशिशें तेज हो चली हैं। इस कवायद से वोटों के समीकरण में सेंधमारी हो सकती है, सियासी दिग्गजों का खेल बिगड़ सकता है। सूबे की सियासत में ये मिली जुली ताकत गेम चेंजर साबित हो सकती है। ब्यूरो सहयोगियों के साथ ज्ञानेश शुक्ल, एपीएन, लखनऊ। तो चाचा भतीजा पार्ट 2 में दोनों ही लोग अपनी बात पर अड़े हुए हैं। शिवपाल यादव अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो अखिलेश यादव अपनी बात पर अड़े हैं। शिवपाल यादव अब सेकुलर मोर्चा बना चुके हैं। मुलायम सिंह यादव को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, तो उनको मनाने की तमाम कोशिशें भी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि वो नाकामयाब हो चुकी है। और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो भी कह रहे हैं कि वक्त आएगा तो शिवपाल को कोई बड़ा पद दे दिया जाएगा। लेकिन इसका अब क्या असर देखने को मिलेगा और क्या यहाँ से अखिलेश यादव की राह आने वाले जो मिशन है 2019-2022 उसके लिए काफी कठिन हो जाएगी? कोशिश करेंगे जानने की। कई मेहमान हमारे साथ मौजूद है लोकतंत्र में। सबसे पहले आपको उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ लोकतंत्र में मौजूद हैं रघु ठाकुर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर राम सुमिरन जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एसोसिएशन के। हमारे साथ अब्दुल हफीज गांधी साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। और सुबेदार सिंह जी, नेता हैं समाजवादी सेकुलर मोर्चा के, या शिवपाल जी के साथ में वाराणसी से हमारे साथ ये मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हफीज गांधी साहब, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आप ही से मैं जानना चाहूंगा, जो नई मुसीबत अब आप लोगों के सामने खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव जी तो अभी उत्तराखंड में थे और अब उत्तराखंड से वापस लखनऊ की ओर रवाना हुए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अब उत्तर प्रदेश आते ही उनके सामने जो नई समस्या खड़ी हुई है, इस समस्या का समाधान किस तरह से निकाला जाएगा और कितनी विकराल समस्या आप इसे मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा ध्यान है वो 2019 को लेकर है और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश के अंदर हो। यहाँ पर भी आप देखिए, लखनऊ के अंदर माननीय राष्ट्रीय यादव जी डेली कोई ना कोई मीटिंग ले रहे हैं, अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग हो रही है, स्ट्रेटेजिक मीटिंग हो रही है, दूसरे दलों से भी बात चल रही है। तो हम पूरी की पूरी जो है तैयारी में मैं समझता हूँ कि लगे हुए हैं और सशक्त रूप से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन उभर कर आ रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम उत्तर प्रदेश से निकालेंगे। कोई जुड़ रहा है तो कोई टूट भी रहा है। शिवपाल यादव, सेकुलर मोर्चा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी ने और खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा जो है सम्मान देने का काम किया है और हमेशा समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग और ज्यादा से ज्यादा पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ें। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो गठबंधन है, मैं समझता हूं कि ये वक्त की जरूरत है कि उस गठबंधन को मजबूत किया जाए, क्योंकि यही गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए हम कहें। अब्दुल हफीज गांधी साहब, ये बात शिवपाल यादव भी बोल रहे हैं कि तमाम छोटे छोटे दल हम चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े, जो सपा से उपेक्षित लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े और उसके बाद फिर हम टक्कर देंगे, पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर किसी की कोशिश होनी चाहिए कि जो गठबंधन उभर रहा है उसको मजबूती देने का काम किया जाए। ठीक है, मैं एक बार सुबेदार सिंह जी से भी बात कर लेता हूं। सुबेदार जी, 80 सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। क्योंकि शिवपाल यादव तो यहाँ पर अब काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और 2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है कि या तो मुलायम सिंह जी सोर जाए या उसोर जाए। सुन पा रहे हैं आप मेरे को सुबेदार सिंह? सुबेदार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी। हेलो जी सुबेदार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप आवाज कट के आ रही है, आपकी साफ नहीं आ रही। चलिए, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, तब तक हम देख लेते हैं क्या समस्या, और समस्या का समाधान भी यहां पर तुरंत हम करेंगे। रघु ठाकुर जी, मैं आपके पास आता हूं। आप किस तरह से देखते हैं
कि जिस तरह से तमाम छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए हैं शिवपाल यादव और मुश्किलें बढ़ा रहे हैं यहां पर समाजवादी पार्टी की, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में काफी कुछ रोमांच देखने को मिल सकता है और मुसीबत यहां पर बढ़ेगी अखिलेश यादव की? देखिए, मैं ये अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के विवाद को पारिवारिक विवाद के दृष्टिकोण से नहीं देख करके एक भिन्न दृष्टिकोण से देखता हूं। मैं इसको पार्टियों के भीतर जो आंतरिक लोकतंत्र है उसके अभाव के रूप में देखता हूं और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि समाजवादी पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र समाप्त प्राय हो चुका है और अब लोग विद्रोह करने की परस्पर तैयारी में है। हाँ। दूसरा, जहां तक दलों के मोर्चे का सवाल है, हाँ। आज हम लोगों ने यहाँ पर दारुल सफा में एक मीटिंग की थी जी, जिसमें उत्तर प्रदेश में काम करने वाली 7 पार्टियां उनके लोग यहाँ पर आए थे और राम सुब्रमण्यम जी जो एमसीपीआई के अध्यक्ष है उन्होंने उसको बुलाया था। उस बैठक में भी एक मोर्चा बनाने का तय हुआ है। एक बात पर स्पष्ट कर दूं कि इस मोर्चे की जो बैठक थी हम लोग की, ये करीब 20 दिन पहले तय हो चुकी थी। इसका संबंध आज की घटना से नहीं है। हाँ। तो जहां तक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और जो मोर्चा आज हम लोगों ने बनाने का तय किया, इसका राय है, हमारी साफ सवाल है, साफ सोच रहा है कि जो मोर्चा बनना चाहिए वो मोर्चा कार्यक्रम के आधार बनना चाहिए। हमें किसी से कोई परहेज नहीं है। अच्छा। परंतु जो मोर्चे के बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1967 में एक नीति बनाई थी, उस नीति को हम आधार मानते हैं। उसका पहला सूत्र है कि जो मोर्चा बने उसमें समयबद्ध कार्यक्रम तय हो। उसका दूसरा सूत्र है कि उस कार्यक्रम को लेकर के जनता के बीच में जाया जाए और अपनी प्रतिबद्धताओं को व्यक्त किया जाए। और उसका तीसरा सूत्र है कि अगर वो कार्यक्रम पूरा नहीं होता है जी, तो उसको लेकर के फिर आपस में जो संघर्ष करना किया जाए। तो कम से कम हम लोग जो मोर्चा बनाएंगे जी, वो मोर्चा कार्यक्रम के आधार बनाएंगे, क्योंकि किसी के सम्मान, किसी का सम्मान, ये हमारा उद्देश्य या हमारे लिए लक्ष्य नहीं है। अच्छा। हमारा लक्ष्य तो एक बदलाव है, परिवर्तन है, व्यवस्था का बदलाव है। अच्छा, नहीं तो आपको लगता है रघु ठाकुर जो मोर्चा बनाया है, रघु ठाकुर साहब, आपको लगता ये है पूरी कर दूं बाद में कि शिवपाल जी ने जो मोर्चा बनाने का ऐलान किया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा। हम उनको बधाई देते हैं। आप साथ में उनसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपनी पार्टी बनाएं, कि मोर्चा की तो बनता है पार्टियों का। हाँ। तो वो अपनी पार्टी पंजीयन कराएं, फिर वो मोर्चे की चर्चा करने आए, फिर उनसे बात करिए। मतलब आप शिवपाल यादव का साथ देंगे? देखिए, मैंने ऐसा कहा कि मैं तो कार्यक्रम के उद्देश्य के साथ हूँ। ठीक है। मैं व्यक्ति के साथ न कभी रहा हूँ, ना खुद के साथ, न किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। हमारे नेता लोहिया ने हमको कार्यक्रम के साथ सिद्धांत के साथ रहना सिखाया है, तो हम तो सिद्धांत के साथ रहेंगे, कार्यक्रम के साथ रहेंगे। अगर शिवपाल जी से हमारी कार्यक्रम पर सहमति होगी और वो अलग पार्टी बनाएंगे तो हम जरूर उनके साथ बातचीत करेंगे, हम लोग कुछ मिलकर तय करेंगे। अच्छा। परंतु व्यक्ति के सम्मान से हमारा मतलब नहीं है कि साहब नेताजी का सम्मान हो गया कि नेताजी का सम्मान नहीं हुआ। हाँ। ये मुद्दे हमारे नहीं है। हमारे मुद्दे आज जो बेरोजगारी है, आज जो किसानों की हालत है, आज जो कानून व्यवस्था की हालत है, आज जो प्रदेश में बीमारियों से लोग मर रहे हैं वो स्थितियां हैं, आज जो सामान, यही हमारे मुद्दे हैं। बहुत सही बात आपने कही। डॉक्टर राम सुब्रमण्यम जी, मैं आपके पास आता हूँ। आप किस तरह से देखते हैं? शिवपाल यादव कह रहे हैं कि तमाम जो उपेक्षित लोग हैं उनको साथ में लिया जाएगा, जो पिछड़े लोग हैं उन सभी लोगों को साथ में लिया जाएगा, छोटे छोटे दल, छोटे छोटे मोर्चों को सबको एकजुट किया जाएगा और फिर बनाया जाएगा समाजवादी सेकुलर मोर्चा और टक्कर होगी अखिलेश यादव से। हिमांशु जी, जैसे आज शिवपाल जी कह रहे हैं कि जो उपेक्षित लोग हैं उनको हम लेंगे, साथ लेंगे, तो मेरा ये कहना है कि 93 के बाद से जो है अलायंस की सरकार बनाई बीएसपी के साथ, उसके बाद इंडिविजुअल गवर्नमेंट भी इनकी आई, 2012 में मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आई। लेकिन सबसे बड़ा क्लास जो उत्तर प्रदेश में था वो मोस्ट बैकवर्ड क्लास था, जो उपेक्षित था। माननीय अखिलेश यादव जी की भी सरकार थी, उसमें भी शिवपाल जी सीनियर मिनिस्टर थे। वहाँ शिवपाल जी ने यह नहीं कहा कि जो उपेक्षित हैं, यानी कि जो मेटेड क्लास के लोग हैं, उनको हम आज रिस्पेक्ट देंगे या उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देंगे, ऐसा तो कभी शिवपाल जी ने नहीं कहा। आज पारिवारिक बातें इनके यहाँ उठ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या मुझे तो लगता है ये अपनी राजनीतिक जमीन बचाने का एक उपक्रम है, ऐसा कह करके।
ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? हम ये चाहते हैं कि देखिए जो मेट्रेट क्लास है, जिसे उपेक्षित क्लास कहा जा रहा है, उपेक्षित लोग वो खास करके मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। अच्छा, और उनकी जो तकलीफें हैं वो देश की पूरी समस्या वही है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, बात यहाँ पर मैं करना चाहूंगा सुबेदार सिंह जी आपसे, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और जी हाँ सुबेदार जी, क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? समाजवादी सेकुलर मोर्चे की बात जो हम कर रहे हैं, क्या तैयारी आप लोगों की है? 2 दिन का आपने अल्टीमेटम दिया है मुलायम सिंह यादव जी को कि या तो वो इधर आए या उधर आए। देखिए, उसको आप अल्टीमेटम मत कहिए, वो नेताजी से एक निवेदन है। नेताजी सबके गार्जियन हैं और नेताजी के संघर्ष के दिनों के सबसे बड़े साथी उनके छोटे भाई श्री शिवपाल सिंह यादव जी रहे हैं। जब नेताजी सैफई से चुनाव लड़ा करते थे और वो पूर्व विधायक थे और पूरे प्रदेश का दौरा करना होता था, तो जो सैफई विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति है, अगर शिवपाल जी वहां पे रह के संघर्ष नहीं करते, नेताजी के गांव गांव बूथ बूथ तक उनकी तैयारी नहीं करते, तो नेताजी सैफई में ही फंसे रह गए होते और नेताजी उत्तर प्रदेश और देश के नेता नहीं बन पाते। माननीय नेताजी को हमेशा यह याद होगा कि शिवपाल यादव जी ने उनके लिए कितना त्याग किया है, उनके लिए उन्होंने जहर पिया है। उस परिवार के वो शिव हैं, शंकर है, उस परिवार के मान सम्मान और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए शिवपाल जी हमेशा विष पीते रहे हैं। और ये जो विष पीने वाला आदमी शिव भगवान शंकर बना हुआ है, भोलेनाथ, आज जब वो नेताजी से कह रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन के अंदर नेताजी जो उनके लिए संघर्ष किया है उसके साथ निश्चित रूप से खड़ा होने का काम पहले तो मेरा एक सवाल, और जब वो मोर्चे के साथ आएंगे, नहीं, क्योंकि आज सुबेदार जी, अगर हम किसी से निवेदन करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप हमारे साथ आइए, ये निवेदन होता है। लेकिन जब हम ये किसी से कहते हैं कि आप तय कर लीजिए कि आपको इधर आना है या उधर जाना है, तो वो निवेदन थोड़ी ना होता, वो तो अल्टीमेटम होता है। और 2 दिन निवेदन आप कर रहे हैं और 2 दिन का वक्त दे रहे हैं आप। नेताजी 2 दिन में हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से माननीय शिवपाल जी के साथ आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि अभी नेताजी माननीय भगवती सिंह जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर कहा था कि उनका कोई सम्मान नहीं कर रहा है। नेताजी का सम्मान करने वाले इस देश के करोड़ों करोड़ों समाजवादी हैं। समाजवादी हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं, उनके पास शिवपाल सिंह यादव जैसा छोटा भाई है, तो हम इतना जानते हैं कि आज देश की आवश्यकता है। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, रघु ठाकुर जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, रघु ठाकुर जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने अलग से समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाया, आपका लक्ष्य क्या है? आपने क्या सोचकर मोर्चा बनाया कि सम्मान नहीं हो रहा सिर्फ इस वजह से, या फिर हमें उत्तर प्रदेश की दिशा बदलनी है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है और काफी कुछ अच्छा करना है, इस वजह से? देखिए, हम लोगों ने जो मोर्चा बनाने की पहल शुरू की है, वो पहल उत्तर प्रदेश के संपूर्ण बदलाव की पहल है। दरअसल समाजवादी पार्टी के बनाने के बाद हमको बहुत धोखा हुआ और जिन उम्मीदों के साथ हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को बनाने में अपना योगदान किया था, वो सारी की सारी धूमिल हुई। अब हम चाहते हैं कि सिलोहिया की विचारधारा को फिर से जिंदा किया जाए। ये जो समाजवादी आंदोलन के नाम का पर्यावरणवाद बना दिया गया या जातिवाद बना दिया गया या भ्रष्टाचार बना दिया गया है, ये छाप खत्म होना चाहिए। ठीक है, और एक सही अर्थ में जो लोहिया का समाजवाद था उसकी चर्चा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, बिहार में कर्पूरी जी ने फार्मूला लागू किया था कि उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को एक अलग कोटा दिया था। आज उत्तर प्रदेश में भी इसकी बहुत ही आवश्यकता है और हम लोगों ने जो मोर्चा बनाया है उस मोर्चे में भी इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक तो जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनको आबादी के हिसाब से दिया जाए और जो अति पिछड़ी जातियां हैं इनके लिए इनके अधिकार को बचाने के इनको अलग से कोटा भी दिया जाए, इनका कोटा अलग किया जाए। तो हमारा जो मोर्चा है, इस मोर्चे के 3 आधार हैं। नंबर 1 तो आधार हमारा ये है कि लक्ष्य जो हमारा है वो है व्यवस्था को बदलाव करना। नंबर 2, इसका जो शारीरिक आधार, संगठनात्मक आधार है, इसमें जो उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ी जातियां नहीं, इस बारे में बात जिनकी वास्तव में संख्या सर्वाधिक है,
मैं रघु ठाकुर जी फिर आऊंगा आपके पास, इस बारे में और बात कर लेंगे हम। शुरुआती कमेंट्स में सभी से ले लूं। विजय उपाध्याय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ठीक है चाचा भतीजे के बीच में वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर चल रही है कि कौन सर्वेसर्वा यहाँ पर बनेगा, किसके पास ताकत रहेगी, लेकिन यहाँ पर धर्म संकट में मुलायम सिंह यादव फंस गए हैं कि किसका साथ दें, भाई का बेटे का? देखिए, मुलायम सिंह जी बेटे का ही साथ देंगे, और जिस तरीके से साफ नजर आया कि सेकुलर मोर्चा जब बनाने की बात की, यानी अलग पार्टी बनाने की बात शिवपाल जी ने की, तो उसके दूसरे दिन दर्शन सिंह यादव के शोक सभा के बहाने मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी पहुंच गए। और जब चुनाव आयोग में डिस्प्यूट था तो साइकिल चुनाव चिन्ह उन्होंने अखिलेश को दे दिया, जबकि सारे कागजात लेके शिवपाल जी भी गए थे कि भाई हम तो जाएंगे चुनाव आयोग में, हमारी लड़ाई होगी, देखेंगे क्या होता है। तो मुलायम सिंह जी तो बेटे के साथ हैं। शिवपाल जी जरूर भ्रम में लंबे समय से हैं कि उनका भी कुछ हिस्सा है समाजवादी पार्टी में, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई हिस्सा है। और अब तो शिवपाल जी को प्रूव करना पड़ेगा कि उनमें वास्तव में क्षमता और ताकत है। और जो उनको माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का स्ट्रक्चर शिवपाल जी ने तैयार किया, नेताजी का चेहरा था और प्रतीक नेताजी थे, और शिवपाल जी ने पार्टी का संगठन मजबूत किया। अब उनको साबित करना पड़ेगा कि वास्तव में उन्होंने किया, उनमें वो क्षमता है, दक्षता है। हाँ। क्योंकि जब सपा की सरकार थी और जब टूट की स्थिति पैदा हुई थी, 11 विधायक उनके साथ थे जो उनसे मिलने गए, लेकिन उनमें भी बाद में सब अखिलेश के साथ चले गए। तो ये अब उनको प्रूव करना होगा इतने दिन बाद। अब रूलिंग पार्टी भी नहीं है समाजवादी पार्टी, 47 विधायक हैं, संगठन में यूथ का वर्चस्व है अखिलेश जी का, और ये लोग हाशिए पे हैं। तो मुलायम सिंह जी अब क्या करेंगे? मुलायम सिंह जी ने तो कह दिया कि मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहा है, और उनको संरक्षक बना दिया, अध्यक्ष पद उनसे उनके बेटे ने जबरन ले लिया, उन्होंने खुशी से नहीं दिया, लेकिन वो अपने बेटे के साथ ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके पास और लेकिन एक चीज विजय उपाध्याय जी, आपको काफी अनुभव भी है, आपने काफी कुछ दिखा भी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि इससे पहले जब बयानों की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव ने कई बार अपने भाई का पक्ष लिया है, हमेशा उनके साथ में खड़े रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका, मतलब इस तरह के बयान भी निकलकर सामने आए हैं, और हमेशा शिवपाल यादव के साथ में खड़े रहे हैं। देखिए, खड़ा रहना और बयान देना अलग है, करना अलग है। बयान तो अखिलेश सरकार के खिलाफ भी मुलायम सिंह जी देते रहे कि 24 मंत्री भ्रष्ट हैं और मेरे पास सूची है, और पार्टी सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, पूरे 5 साल वो कहते रहे। और शायद यही वजह है बाद में अखिलेश जी ने जब उनको अध्यक्ष पद से हटाया तो पूरी निष्ठुरता से हटा दिया, और ये कहा कि भाई हम तो मैं अध्यक्ष बनूंगा, और वो अध्यक्ष बन गए। और शिवपाल जी के साथ कहीं मजबूती से मुलायम सिंह जी खड़े होते नहीं नजर आते। प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जब, तो अखिलेश ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। तो उसके बाद मंच पर जो कुछ अक्टूबर में ड्रामा हुआ था 2017 के, तो वो सारी चीजें सबके सामने हैं। कहीं भी बयान भले दिया हो, कहीं भी शिवपाल के साथ मजबूती से खड़े रहे हुए मुलायम सिंह जी। अब ये देखना है कि 2 दिन का जो यहाँ पर अल्टीमेटम दिया है उसमें मजबूती से खड़े यहाँ पर होंगे शिवपाल यादव के साथ नेताजी, या फिर अपने बेटे का यहाँ पर साथ देंगे। बात आज लोकतंत्र में की जा रही है चाचा भतीजा पार्ट 2 की। शिवपाल यादव ने बना लिया है अपना समाजवादी सेकुलर मोर्चा, और अखिलेश यादव की मुश्किलें यहाँ पर अब बढ़ा दी है। तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, एक बार फिर से मैं आपके सामने आना चाहूंगा, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे बात करूंगा कि 2016 की जब बात की जा रही है, जब विवाद हुआ था, पहला पार्ट जब सामने आया था, उस वक्त हमने देखा था कि चुनावों में आपको हार का सामना करना पड़ा था और काफी सीटें आपकी कम भी हुई थी, इतनी उम्मीद आप लोगों ने नहीं की थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये वाला जो दूसरा पार्ट जो आया है ये इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि 2019 का मिशन, 2022 का मिशन उसको पलीता लग जाए। देखिए हिमांशु जी, मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी हो, हमारी पार्टी हो या किसी की पार्टी हो, यदि कोई भी व्यक्ति पार्टी से अलग होता है तो ये स्वाभाविक है कि पार्टी का नुकसान है। लेकिन हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि सभी को सम्मान किया जाए और सभी को जोड़ा जाए, ताकि पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूत किया जाए। क्योंकि ये जो वक्त है 2019 का, वो अभी टूटने का वक्त नहीं है बल्कि जुड़ने का वक्त है। क्योंकि हमारे सामने जिस तरह की ताकतें हैं वो विघटनकारी ताकतें हैं, वो अलोकतांत्रिक ताकतें हैं, वो धन बल इस्तेमाल करने वाली ताकतें हैं,
वो संविधान को नहीं मानने वाली ताकतें हैं। तो इस तरह की जब ताकतें हमारे सामने होती हैं तो हम समझते हैं कि सभी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और ऐसे वक्त में मैं समझता हूं नहीं कि तो ऐसे में अब्दुल हफीज गांधी साहब जो आप कह रहे हैं कि सभी की जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। अब्दुल हफीज गांधी साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि सभी की जिम्मेदारियां यहाँ पर बढ़ जाती हैं, क्या ये बात नहीं मानी जाए कि यहाँ पर अखिलेश यादव अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए? क्योंकि अध्यक्ष हैं तो उनको सबको साथ में लेकर चलना। तो और कहा जाता है, सब बड़े बुजुर्ग कहते हैं, विश्लेषक कहते हैं कि मतभेद हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और मनभेद यहाँ पर हो गया है शिवपाल और अखिलेश के बीच में। कितने वक्त से ये चला आ रहा है, लेकिन कभी जो दूरियां थी वो कम नहीं हुई। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा प्रयास रहा है कि लोग पार्टी के साथ रहें, पार्टी के जो सिद्धांत हैं उनको आगे बढ़ाएं, पार्टी की मजबूती करें। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ हमारी पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि हर पार्टी में देखने को मिलता है। आप ये देखिए कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए पेश किया गया तो वरिष्ठ नेता माननीय आडवाणी जी ने विद्रोह किया था और उन्होंने कहा कि लेटर लिखा कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ है या आरएसएस है उसके सिद्धांतों से भटक चुकी है। क्या आडवाणी जी ने कोई दूसरी पार्टी बनाई? दिखाए हुए रास्ते से भटक, क्या आडवाणी जी ने कोई दूसरी पार्टी बनाई? मैं तो आपसे यहाँ पर ये पूछना चाह रहा हूँ ना कि मुसीबतें तो यहाँ पर आपकी खड़ी हो गई। देखिए, आप ये मानते हैं कि शिवपाल यादव की संगठन पर कितनी अच्छी पकड़ थी, अब वो पकड़ अभी भी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुसीबतें यहाँ पर बढ़ सकती हैं, कई लोग उनके साथ में हो रहे हैं, तो दिक्कत तो आपको होगी ना। आप ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि 19 में मुश्किल आपको होगी और आपका वोट बैंक काटेंगे शिवपाल यादव? देखिए, मैं अभी इस वक्त इतना ही कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि पार्टी से अलग होता है तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी का नुकसान है। हमारी ये कोशिश ठीक है, तो मना क्यों नहीं पाए? ज्यादा लोग पार्टी से अगर अखिलेश यादव जी उनको मनाने में नाकाम रहे या फिर बीच में इनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो पा रही, तो ये तो असफलता कही जाएगी ना। एक अध्यक्ष का, घर के एक मेंबर का काम होता है, जो मुखिया होता है, कि सबको एकजुटता में रहना सिखाए, लेकिन वो एकजुटता नहीं आ पा रही आप लोगों के बीच में। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रयास किया है और प्रयासरत भी हैं, आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सर, कौन से रिजल्ट तो 2016 से निकलते हुए सामने आ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन कोई नया घटनाक्रम ना हो। किसी दिन वो बाहर चले जाते हैं, किसी दिन कोई दूसरा बाहर चला जाता है, कभी कोई किसी को निकाल देता है, कभी कोई किसी की एंट्री करवा देता है और आम जनता ये तमाशा देखती रहती है। सर, ये बात आप मानेंगे हफीज गांधी साहब कि ये जो हुआ था इसमें घाटा हुआ था आम जनता का, और एक बार फिर वही सारी चीजें हो रही है। देखिए हिमांशु जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी माननीय शिवपाल यादव जी ने इटावा में एक बयान दिया था कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूं, हमारे परिवार में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये शिवपाल जी का ही बयान है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रयासरत हैं, उन्होंने पहले भी प्रयास किया और मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, पार्टी के लिए सभी महत्वपूर्ण है। नहीं तो आपको क्या लगता है किस बात की अहम की लड़ाई चल रही है? ठीक है, पावर का नशा, सत्ता का नशा अलग कुछ होता है, ताकत भी अपने एक अलग नशा होता है ताकत का। तो यही एक बड़ी बात है कि भैया मेरे पास पूरी पावर होना चाहिए, पूरा कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए, यही एक बड़ी चीज है, यही एक समस्या है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी में हमेशा ये होता है कि अपने व्यूज आते हैं, हर किसी को ये आजादी है कि वो अपने व्यूज पेश कर सकता है। हाँ, ये जरूर बात है कि आज बहुत कुछ बोला जा रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त ठीक है, मैं हफीज गांधी साहब, मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक सवाल और आपसे पूछूंगा, आप जो बार बार कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी तो लगातार प्रयास करते आ रहे हैं मनाने के लिए, एकजुट करने के लिए, साथ में लेकर चलने के लिए, तो शिवपाल यादव एक पद ही तो मांगते थे, कोई पद क्यों नहीं दिया गया उन्हें, क्यों दरकिनार किया गया? मुझे ये बता दीजिए आप। देखिए, मैं समझता हूं कि राजनीति में हर किसी का अपना इंडिविजुअल फैसला होता है, निजी फैसला होता है और हर किसी को अपना फैसला लेने का हक है। लेकिन हमारा यह प्रयास है कि कोई भी जो है 2019 से पहले इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए कि पार्टी जो है कहीं ना कहीं कमजोर हो। अच्छा, ठीक है, मैं अब यही बात सूबेदार जी जी पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए अब्दुल हफीज गांधी साहब बात। देखिए, मैं समझता हूं कि ये पार्टी में जो भी पार्टी की नीति से सहमत है उसको पूरा हक है कि वो पार्टी के साथ रहे। चलिए, ठीक है। सूबेदार सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इतने वक्त से जब शिवपाल यादव को दरकिनार किया जा रहा था और जो अपमान के घूंट बार बार शिवपाल यादव जी पी रहे थे, तो अचानक ये सारी चीजें निकल के सामने क्यों आई हैं? पहले बोलते थे कि नहीं, सब सही चल रहा है, हम खुश हैं, पार्टी के साथ हैं, एकजुट हैं,
लेकिन अब अचानक से कि अपमानित महसूस कर रहे थे, नेताजी का सम्मान नहीं, नेताजी की इज्जत नहीं है, उपेक्षित हो चुके हैं और अब हम दूर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? और एक चीज और मैं पूछूंगा कि चुनावों से पहले ही अचानक ये सारी चीजें क्यों होती हैं? आप देखिए 1916 के पहले जब माननीय शिवपाल जी को कैबिनेट से बर्खास्त किया गया, उसके बाद तमाम लोगों और नेताजी के हस्तक्षेप के बाद नेताजी को पुनः कैबिनेट में लिया गया। कुछ दिनों के बाद पुनः नेता शिवपाल जी को बर्खास्त कर दिया गया और उसके बाद सारी परिस्थितियों के बावजूद शिवपाल जी और नेताजी ने चुनाव आयोग में पार्टी के बंटवारे का जो एप्लीकेशन था नहीं दिया ताकि चुनाव निशान सीज न हो। सूबेदार जी, कभी तो आपकी तरफ से भी नहीं हुई थी, कभी तो आपकी तरफ से भी नहीं हुई थी। अखिलेश जी के जो साथी थे उनको आपकी तरफ से हटा दिया गया था, शिवपाल जी की तरफ से हटा दिया गया था। तीर एक तरफ से नहीं चल रहा था, तीर दोनों तरफ से चल रहा था। नहीं, हम लोग तो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे थे, नेताजी के सम्मान के लिए लड़ रहे थे। माननीय शिवपाल जी वही कर रहे थे जो नेताजी का आदेश हो रहा था। अपने मन से शिवपाल जी कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा, जब 17 का चुनाव हुआ, सबके सामने रिजल्ट आ गया और शिवपाल जी तब से लगातार अखिलेश जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हुए उनके मान सम्मान में लगातार करते रहे। जहां भी दौरे पर जाते थे अखिलेश जी की तारीफ करते थे। उनको कहा गया कि इनको राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिला गया जाएगा, लगातार उनको अपमानित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को धमकाया जाना कि शिवपाल यादव से मत मिलो, समाजवादी मिलोगे तो दंडित किए जाओगे। जिस समाजवादी पार्टी में सूबेदार जी, शिवपाल जी कह रहे हैं कि वो अभी भी समाजवादी पार्टी में हैं। जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने इतना प्यार दिया, अपनापन दिया, शुरुआत करी, उसको खड़ा किया, और जब भी चुनाव आते हैं तो उसी को लंगड़ा बना देते हैं। विधानसभा चुनाव हारे जी नहीं, विधानसभा चुनाव हारे और 2019 से पहले फिर से तैयारी हो गई। दिक्कत क्या है कि जब हम किसी को भ्रम हो जाए कि सारा वोट हो गया, वोट ओवरफ्लो कर रहा है, जिसको रहना हो रहे, जाना हो जाए, तब यह संकट हो जाता है। कहीं ओवरफ्लो वोट ना 17 में हो रहा था ना अभी होने की स्थिति में है। अभी स्थिति तो ये है कि सारे के सारे लोग गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने भी, माननीय शिवपाल जी ने भी तो मोर्चा बनाया है। हमने मोर्चा बनाया है जो तो ये अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं ना, नहीं अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि बेहतरी और देश की बेहतरी के लिए सूबेदार जी, सारे छोटे बड़े उपेक्षित सूबेदार जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर ये सब किया जा रहा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सुनिए सर, बीजेपी के कहने पर ऐसा हो रहा था तो पिछले 2 वर्षों से शिवपाल जी को अपमानित किसके इशारे पे किया जा रहा था? क्या वो भी बीजेपी के इशारे पे ही शिवपाल जी को अपमानित और दरकिनार किया जा रहा था? अपमानित हो रहे थे और चुनावों से पहले वो अपमान वाला जो और आज मूल मतदाताओं में एक बात हो रही है। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जो मूल मतदाता है वो इस बात को मान रहा है कि 2 साल से शिवपाल जी खून का घोंट पी करके अपमान बर्दाश्त करते हुए समाजवादी पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे थे। तो क्या ये शिवपाल जी का अपमान किसके इशारे पे किया जा रहा था? एक मिनट और उत्तर प्रदेश का मूल मतदाता जानना चाहता है। ठीक है, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी बात पूरी करिए जी। देखिए हिमांशु जी, दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति का डिस्कोर्स चेंज हो चुका है। जी। 2014 का चुनाव आप देख लीजिए, 2017 का विधानसभा चुनाव देखिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय पार्ट 2 की राजनीति चल रही है। यहाँ ये जो झगड़े का पार्ट 2 है, वो तो झगड़े का पार्ट 2 है, एक अलग चीज है, उसमें अभी बहुत से डिसीजन होने बाकी हैं। लेकिन जो राजनीति की दिशा है वो सामाजिक न्याय पार्ट 2 की तरफ जा रही, वो जा रही है मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की तरफ, मोस्ट शेड्यूल कास्ट की तरफ। उन लोगों की तरफ जा रही है जो समाज में अलग थलग उपेक्षित हैं, जिनको सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और राजनीति में भागीदारी का हिस्सा नहीं मिला। 54% पिछड़ों में जो 35% MBCI है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं, जो जिनकी बात डॉक्टर राम सुमिरन कर रहे हैं या रघु जी अभी कह रहे थे। दरअसल आप देखिए बीजेपी की जीत के पीछे क्या चीज है। बीजेपी के जीत के पीछे यही ताकत है। आप केवल एक जाति विशेष के वोट के साथ 2 बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में धाराशायी हो गई, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। दोनों ने मुस्लिम वोटों को अपने साथ करने की कोशिश की, जो 18% है। 10-10% दोनों के पास अपने बेसिक वोट है।
अच्छा। लेकिन दोनों आपस में जब अलग अलग लड़े तो धाराशाही हो गए। भारतीय जनता पार्टी चैंपियन बन के निकल आई। 73 सीटें लोकसभा में और 325 सीटें विधानसभा में लेके आई। ठीक है सर। अब इनको लगा कि हम दोनों एक हो जाएंगे तो शायद बात बन जाए। अब 18% माइनॉरिटी, 10-11% जाटा वोट जो बसपा का बेस वोट है और 10% यादव वोट जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट है। चूंकि समाजवादी माई वोट यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। और देखिए बसपा भी दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना के विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन दोनों को नुकसान हुआ। अब दोनों एक साथ आ रहे हैं। लेकिन दोनों के एक साथ आने के बाद जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं ये अलर्ट हो रहे हैं, जो मोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट हैं वो अलर्ट हो रहे हैं कि पिछड़े और दलितों की जो बड़ी जातियां हैं, बड़ी जातियां मतलब ये अब सवर्णों को टक्कर दे रही हैं, सवर्णों से कई मामले बेहतर भी हो चुकी हैं। तो ये इनके खिलाफ इनकी लामबंदी शुरू हुई है। ये जो शुरुआत इन लोगों ने की है, जो मैं राजनीति को भविष्य देख रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं कि ये जो तीसरे विकल्प की बात उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। और ये शिवपाल जी किस धारा में जाएंगे? ये उस धारा में जाएंगे जहां पिछड़ों की दबदबे वाली जातियां हैं, या उस तरफ जाएंगे जो पिछड़ों में गरीब और बेसहारा और वंचित जातियां हैं। ये राजनीति की दिशा तय करेगी और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगी, क्योंकि अति पिछड़ों की संख्या करीब 35% है। डॉक्टर राम सुब्रमण्यम ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ये इन जातियों ने 2014 और 2017 में बीजेपी को वोट किया था, इसीलिए बीजेपी जीती। 42% वोट बीजेपी का ऐसे नहीं बन गया। ठीक है। अब अगर इनमें कोई बदलाव होता, कोई तीसरे विकल्प की राजनीति शुरू होती है, इस तीसरे विकल्प में समाजवादी धारा किधर जाएगी? मुझे लगता है कि समाजवादी धारा से ही शायद विकल्प की कोई राजनीति शुरू हो, क्योंकि हर पार्टी की अपनी एक उम्र होती है और अगर पार्टी में बड़े बदलाव न हो और पार्टी के ढांचे को सुदृढ़ न किया जाए तो पार्टी का जो उसकी पूरी व्यवस्था है चरमराने लगती है। मुझे लगता है उसी दौर से समाजवादी पार्टी गुजर रही है। एक रीस्ट्रक्चरिंग अखिलेश यादव ने की, लेकिन उस रीस्ट्रक्चरिंग पे अभी जो इनके पुराने नेता हैं उनका अटैक फिर से शुरू हुआ है। अब देखना है कि इसको किस तरह से संभालते हैं और इनका बसपा के साथ गठबंधन का भविष्य क्या होता है। अच्छा, एक मिनट दोबारा सूबेदार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए। देखिए, अभी माननीय रघु ठाकुर जी ने और माननीय उपाध्याय विजय उपाध्याय जी ने और जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने जो कहा है मोस्ट बैकवर्ड क्लास की और मोस्ट शेड्यूल कास्ट की, उसके बारे में मैं आपसे बता दूं कि सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के जो सेकुलर मोर्चा बनाए हैं माननीय शिवपाल यादव जी, वो 17 जो पिछड़ी जातियां हैं उनको शेड्यूल कास्ट में सम्मिलित करने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश से तमाम नेताजी के जमाने से प्रयास किया है, उनके प्रयास से इन जातियों को शेड्यूल कास्ट में रखने की व्यवस्था चल रही थी। और दूसरी मैं एक चीज बतलाऊं कि जो हमारे जैसे लोग जो माननीय शिवपाल जी यादव को नेता मानते हैं वो इस बात से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश में जो छेदीलाल साथी कमीशन बना हुआ है मोस्ट बैकवर्ड क्लास का, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्तर प्रदेश की ये रही कि छेदीलाल साथी कमीशन जो अति पिछड़ी जातियों के लिए बना था उसको लागू नहीं किया गया। अच्छा, ठीक है। हमारे जैसे लोग शुरू से वकालत करते हैं। डॉक्टर राम सुब्रमण्यम जी कहना चाह रहे हैं जब पिछड़ी जातियों को समुचित सम्मान मिलना चाहिए। बैकवर्ड क्लास की जब बात यहाँ पर चल रही है, यादव ने पिछड़े किसके साथ जाएंगे, पिछड़ी जातियों को शेड्यूल कास्ट में किसके साथ जाएंगी, जब इसको लेकर बात चल रही है तो डॉक्टर राम सुब्रमण्यम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए सर। जी, माननीय सूबेदार जी का ये कहना है कि 17 पिछड़ी जातियों को हम शेड्यूल कास्ट में करना चाहते थे, लोगों ने नहीं करने दिया। तो मेरा ये मानना है कि पूर्ववर्ती सरकार जो पिछली थी, मुलायम सिंह यादव जिसमें चीफ मिनिस्टर थे 2005-6 के दौरान, उस समय जो है 17 पिछड़ी जातियों का मैटर आया था और सेंटर में जो है परमाणु डीलिंग के मुद्दे पर जो है कांग्रेस का सपोर्ट कर रही थी समाजवादी पार्टी। उस समय समाजवादी पार्टी चाहती तो ऑन बिहाफ सपोर्ट के जो है 17 पिछड़ी जातियों को पार्लियामेंट में उनका मैटर उठवा करके शेड्यूल कास्ट में शामिल करा सकती थी, जबकि ऐसा नेताजी ने नहीं किया। नेताजी को करना चाहिए था। जी अब्दुल हफीज साहब, जवाब देना चाहूंगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने भी ये मैटर हमेशा जो है विधानसभा से पारित कर और कैबिनेट की मीटिंग्स कर केंद्र सरकार को भेजा था। ये हमारे अधीन नहीं है, राज्य सरकार के अधीन नहीं है इस पे करना, केंद्र सरकार को इस पे करना है। तो मैं समझता हूं कि जो भी केंद्र सरकार होगी इस पे उनको गंभीरता से सोचना चाहिए और वाकई ये उनका हक है जो उनको मिलना चाहिए।
कुछ कहना चाह रहे हैं रघु ठाकुर साहब? जी, मैं कहना चाह रहा था कि 17 जातियों को एससी में शामिल करने का अकेला नहीं था। हाँ। ये राज्य सरकार बखूबी जानती थी कि उसका अधिकार नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने प्रस्ताव क्यों किया? ये केवल इन जातियों को गुमराह करने के लिए किया। दूसरी बात है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको आबादी की तुलना में हिस्सेदारी दी जाए, ये तो फैसला राज्य सरकार को करना था। राज्य सरकार यहाँ प्रस्ताव करती, संसद को भेजती, वो उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए ये जो अति पिछड़े वर्ग के प्रति एक प्रकार के दोहराव की नीति रही है समाजवादी पार्टी की, और उसके पीछे जाति और परिवार का कारण रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। इस समय जो स्थिति आई है, इस स्थिति में हमारे जो अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं या उनकी जो पार्टी आज आई थी, उन्होंने जो तय किया है वो बहुत साफ है कि हमारा एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम पर जो हमारे साथ में आएगा हम लोग उसके साथ में मोर्चा बनाएंगे, उसके साथ में मिलजुल के हम लोग काम करेंगे। जहां तक व्यक्तियों का सवाल है तो मैं उस पूरे परिवार के लोगों को जानता हूं। मुलायम सिंह बहुत चतुर खिलाड़ी है और वो आसानी से शिवपाल को अपने बंधन से बाहर जाने देंगे, ये आसान नहीं है। हाँ। शिवपाल जी पिछले दिनों कई बार धोखा खा चुके हैं। शिवपाल का स्वभाव मैं जानता हूं कि और चाहे जो कमियां हो, पर वो स्वभाव से सरल आदमी है, कुटिल आदमी नहीं है। हाँ। और मुलायम सिंह जो है ये ऊपर से सरल है पर भीतर से कुटिल आदमी है। अच्छा। अब ये शिवपाल को तय करना है कि वो अपने भविष्य को क्या देखना चाहते हैं। हाँ। उनकी साख पिछले दिनों कई बार बोलने से फिर पीछे से गिरी है। अगर वो अपनी जगह पे स्थिर होंगे तो एक नए तबके के साथ उनकी दोस्ती हो सकती है। ये विजय उपाध्याय जी, और ये चीजें बदल सकते हैं। हाँ, विजय उपाध्याय जी, ये चीज बहुत सही यहाँ पर रघु ठाकुर जी ने कही है कि बहुत मजे हुए खिलाड़ी है मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी, और शिवपाल यादव की साख पर कुछ तो यहाँ पर बट्टा लगा है कि पहले इतने वक्त तक क्यों शांत रहे। पहले भी उन्होंने कहा था कि हम यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। तो आपको नहीं लगता इसका भी यहाँ पर असर पड़ेगा? ठीक है, आप 80 सीटों पर लड़ रहे हैं, आप सेकुलर मोर्चा बना रहे हैं, आप सभी को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वसनीयता, वो पकड़ और वो नेताजी का हाथ मायने रखेगा? देखिए, नेताजी का जो झुकाव है वो तो बेटे के साथ रहेगा, समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। शिवपाल जी, अगर देखिए, राजनीति में वही जीतता है जो रिस्क लेता है, जो खतरा उठाकर सबसे पहले आगे बढ़ता है, झंडा लेकर कूद पड़ता है। लोग कहते हैं ये आदमी है जिस पे भरोसा किया सकता है। बिल्कुल सही। और अगर आप ये काम नहीं करते, बार बार आप आगे बढ़ते हैं, झंडा हाथ में लेते हैं, फिर लटका के बाहर वापस चले आते हैं, तो लोगों का भरोसा कम होता है। हाँ। आपको लड़के अपने को साबित करके बाहर निकलना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो समाजवादी पार्टी का स्ट्रक्चर 92 के बाद से बना, उसमें मेरा योगदान था, मेरे लोग हैं और मैंने उनके लिए कुछ किया है, आज वो हमारे साथ आ सकते हैं। आज मेरी बात हो रही थी कि लोगों से, तो लोगों का यही कहना है कि भाई आप बहादुरी तो दिखाइए, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आप दिखते भी नहीं, आप छिपते भी नहीं, तो या छिप जाइए या खुल के दिख जाइए। तो दोनों स्थितियों के साथ राजनीति करने पर बड़ा भ्रम की स्थिति बनती है। अमर सिंह जी ने कुछ बयान दे दिया कि मैंने तो बीजेपी के बड़े नेता से इनकी मीटिंग सेट की थी, ये नहीं गए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा हम देखेंगे, अभी तो मैंने मोर्चा ऐलान किया है, पार्टी सपा में हूं। तो ये असमंजस है, असमंजस से बात बनती नहीं, असमंजस से ताकत लगातार घटती जाती है। मुझे लगता है कि जैसे आज अभी रघु जी कह रहे थे कि इन्होंने 8-10 दलों के साथ बैठ के बातचीत की है, तो इन्होंने पहल की है आगे एक वैकल्पिक राजनीति की। हाँ। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं कहां खड़े हैं? अगर आप छोटे छोटे दलों को एकजुट नहीं करेंगे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जो वोटों का परसेंटेज है वो कहां से ले आएंगे आप? और अगर आप मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को खुल के आ पा रहे हैं, ना खुल के जा पा रहे हैं, मोस्ट शेड्यूल कास्ट को अलग नहीं कर पाएंगे, तो आप राजनीति में जीत कैसे पाएंगे? 42% वोट पे बीजेपी 14 में बैठी थी, 2017 में भी 42 पे बैठी हुई है, जीएसटी के बावजूद नगर निगमों में जीत गई। तो ये बात को समझना पड़ेगा कि राजनीति को हम कैसे पुनर्परिभाषित करें उत्तर प्रदेश। ठीक है सूबेदार जी, ना आप खुलकर सामने आ पा रहे हैं, ना आप खुलकर छुप पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जनता कैसे विश्वास करेगी आप पर? हेलो जी, हेलो। अब ऐसा है कि अब तो जनता की भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए शिवपाल जी मैदान में आ गए हैं। नहीं, इस बार आ गए हैं, ये गारंटी है? जानते हैं या वापस हो जाएंगे फिर से? ये 100% गारंटी है। हाँ। ये मोर्चा है,
इस मोर्चे में अब जिसे आना होगा, सारे छोटे दलों को, उपेक्षित लोगों को लेकर माननीय शिवपाल जी आगे चल पड़े हैं झंडा लेकर। और एक इतिहास आप हम सब लोगों को जानना चाहिए कि जब लोक दल का बंटवारा हुआ चौधरी साहब के निधन के बाद, तो लोक दल अ बनाए और ब बना। पूरे 5 प्रांतों के नेता थे चौधरी साहब, सारे के सारे लोग माननीय अजीत सिंह जी के साथ चले गए थे। माननीय नेताजी के साथ कोई नहीं बचा था। नेताजी ने संघर्ष किया। आज मुलायम सिंह जी यादव कहां खड़े हैं और अजीत सिंह कहां खड़े हैं, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में दोहराई जाने वाली है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह गए। यादव है, अब्दुल हफीज गांधी साहब वाले शख्स का नाम शिवपाल यादव है। ये ट्विटर पर राजनीति शिवपाल जी नहीं करते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए जरूरत पड़ती है तो पुलिस का थप्पड़ भी खाते हैं। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी साहब, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह गए कि झंडा लेकर आप चल पड़े हैं। हिमांशु जी, हाँ, मैं बताइए हिमांशु जी, मैं सूबेदार जी की बात का कोई रिएक्शन नहीं देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि वक्त को मौका देना चाहिए और वक्त बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी ताकत है। मेरे को ऐसा लग रहा है अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्या ऐसा कुछ है कि खुलकर बोलने से मना किया गया है इस मुद्दे पर? देखिए, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस पर अपना पक्ष रखेंगे और हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा। लेकिन आपकी परिस्थितियां, आपका आने वाला रास्ता कांटों भरा है, आप जानते हैं। वोट बैंक पर नजर शिवपाल यादव की है, सेक्युलर मोर्चा की है, पिछड़ी जातियों को साथ लाने की बात कर रहे हैं, वोट परसेंटेज की बात यहां पर कर रहे हैं। और ऐसे में अभी आप लोग खामोश हैं, आप लोग अभी शांत हैं, तो मुसीबत यहां पर किसकी बढ़ेगी? आप लोग तो अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो आपको हो रही है। देखिए, राजनीति है और राजनीति में परेशानियां आती हैं और परेशानियों के बाद मैं समझता हूं कि एक बाहर का मौसम भी आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, और समय बहुत ताकतवर होता है और समय हर चीज का गांधी साहब, अब जैसे शिवपाल सिंह यादव जी के सामने स्थिति आ गई थी कि ना खुलकर दिख पा रहे हैं, ना छुप पा रहे हैं, ऐसी आप लोगों के साथ में चोट तो लगी है, लेकिन ना मुस्कुरा पा रहे हैं, ना करा पा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2019 का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हर किसी को अपना योगदान देना है। ठीक है, रघु ठाकुर साहब बोलिए। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनाए हैं पिछले दिनों, हाँ, इनकी कोई विश्वसनीयता अब देश में नहीं है। अच्छा, मैंने जो पहले ही बात कही थी कि गठबंधन अगर केवल कुर्सी के लिए बन जाते हैं, हाँ, आप मंगनी कहीं और करते हैं, शादी कहीं और करते हैं, चुनाव किसी के साथ लड़ते हैं, गठबंधन करके सरकार कहीं और बना लेते हैं। आज बीएसपी के गठबंधन और सपा के गठबंधन के बारे में आम लोगों की राय कोई विश्वसनीयता की नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, इनसे हमको कुछ कहना भी नहीं है। पर शिवपाल जी से जरूर मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप गठबंधन बनाना चाहते हैं तो आप खुल के आइए, अपनी पार्टी गठन करिए, बिल्कुल हमारे साथ छुपी खत्म करके खुल के सामने आइए, कार्यक्रम तय करें। हाँ, गांधी साहब बोलिए। ये और कार्यक्रम पर तय करिए और कार्यक्रम के आधार पर हम लोग। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताकतें हैं जो लड़ना चाहती हैं, हम समझते हैं कि एक दूसरे की निंदा से बचकर हमें कोई ऐसा सकारात्मक कदम उठाना चाहिए जिससे हम भारतीय जनता पार्टी का फैसला कर लें, क्योंकि यदि आप एक दूसरे को कमजोर करेंगे तो 2019 कमजोर होगा। तो मैं रघु ठाकुर जी से भी कहूंगा, मैं राम सुमरन जी से भी कहूंगा और दूसरे लोगों से भी कहूंगा, मैं समझता हूं कि 2019 एक बहुत बड़ा मौका है जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, उनके पीछे पैसा है, उनके पीछे जुमलेबाजी है, उनके पीछे एक पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है जो उनको इस तरह की चीजें कर रहा है। तो जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, चलिए ठीक है, यानी एक बात साफ हो गया। सूबेदार जी देख लीजिए, सूबेदार जी देख लीजिए कि सपा ने शुरुआत कर दी है, अभी से ये बोल रहे हैं कि भैया देख लीजिए वहां पर कोई आपका भविष्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। एक मिनट हिमांशु जी, एक मिनट मेरी बात सुनी जाए। हाँ, मैं हफीज जी की बात से सहमत हूँ, परंतु हफीज जी से पूछिए या समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी से पूछिए कि शिवपाल यादव को कौन निकाल रहा है। हम लोग तो नहीं निकाल रहे हैं। आप भाजपा को हराना चाहते हैं, शिवपाल को निकालना चाहते हैं। आप भाजपा को हराना चाहते हैं, एक जाति का परिवार का राज चाहते हैं। आप भाजपा को हराना चाहते हैं और आप सारे लोगों को अलग करके केवल अपना ही राज चलाना चाहते हैं। आप ये तो परिस्थितियां यहाँ पर काफी विकराल हो गई, काफी विकट परिस्थितियां यहाँ पर हो गई। अब इसका सामना यहाँ पर करना है। हाँ, हमें लगता है कि शायद चलिए विजय जी भाजपा को नहीं हराना चाहते हैं। ठीक है विजय जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। आपको क्या लगता है तस्वीर आने वाले वक्त में कैसी दिखेगी और उसका क्या असर होगा?
देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के तालाब में हलचल तो शुरू हो गई है। कंकर शिवपाल जी ने फेंका, आज रघु ठाकुर जी ने फेंका, खुला ऑफर दे रहे हैं शिवपाल जी को कि पार्टी बनाइए, आइए हमारे साथ। ये तो ब्रेकिंग न्यूज आपने दे दी इतनी बड़ी, मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी कोई ब्रेकिंग न्यूज है आज के दिन में कि एक 8 पार्टियों की आज दिन में मीटिंग होती है और उसके जो संरक्षक हैं रघु ठाकुर जी और शाम को खुला ऑफर दे रहे हैं। हम तो पत्रकार के नाते इस बात को देख रहे हैं कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है उत्तर प्रदेश में, जिसमें एमबीसीआई है, जिसमें और भी तमाम दल हैं और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी खुलेआम ऑफर दे रही है। तो मुझे लगता है ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये बड़ी खबर है। बिल्कुल। अब इसका आने वाले वक्त पर क्या असर होगा अखिलेश यादव पर, उनके मिशन पर, महागठबंधन के मिशन पर और बीजेपी को रोकने के मिशन पर, ये वक्त तय करेगा। शुक्रिया आप सभी का, आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। अब्दुल हफीज गांधी साहब आपका भी शुक्रिया, रघु ठाकुर जी आपका भी, डॉक्टर राम सुमिरन जी, विजय उपाध्याय जी, सूबेदार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबकी तरफ से हिमांशु जी आपको जी। चलिए, तो लोकतंत्र में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।